नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देशहित यानी कि वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। जी हाँ, खबरें आपको हर कोई बताएगा, लेकिन उसमें आपका हित यानी कि देश का हित कैसे है वो आप जानेंगे सिर्फ देशहित। शुरुआत 20 बड़ी खबरों के साथ। निजामुद्दीन मरकज मामले में जी न्यूज का ऑपरेशन वायरस, लॉकडाउन के दौरान जमातियों को बाहर निकालने का खुलासा। सिंह ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर का दावा, निजामुद्दीन के आसपास से 15 जमातियों को निकाला बाहर। मौलाना गुलाम सरवर ने कोरोना को बताया अल्लाह की सजा, कहा भारत में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आया है वायरस। यूपी के सहारनपुर में तबलीगी जमात के मौलाना साहब के 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव, मार्च में फ्रांस से लौट कर आए थे, छिपाई थी जानकारी। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद अब 13,000 के करीब, मरने वालों की संख्या बढ़कर 420, 1512 लोग हो चुके हैं इलाज से ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर नई ब्रेक, अकेले मुंबई में संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। धारावी में 9वें मरीज की मौत। दिल्ली में कोरोना के अब तक 57 हॉटस्पॉट सील, संक्रमितों की संख्या 1500 के ऊपर। केजरीवाल ने कहा ट्रायल के तौर पर प्लाज्मा टेक्निक से होगा इलाज। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय में कोरोना संक्रमण से हड़कंप, जिन 72 घरों में डिलीवरी दी थी वहां रहने वाले सभी क्वारंटाइन, 14 डिलीवरी बॉय भी क्वारंटाइन। मुंबई दिल्ली में कोरोना संक्रमण में कमी को एम्स के डायरेक्टर ने बताया शुभ संकेत। जी न्यूज से कहा लेकिन हॉटस्पॉट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। मुरादाबाद में डॉक्टर पर हमले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 200 पर केस दर्ज। मुरादाबाद के घायल डॉक्टर ने फिर कहा प्रायोजित था हमला, जमातियों पर उठाए सवाल। सरकार को सलाह दी, पुलिस निकाल के लाए संदिग्धों को डॉक्टर के पास। इंदौर में क्वारंटीन से भागे 5 लोगों की तलाश में बनाई गई क्राइम ब्रांच की टीम, 8 में से 3 लोगों को पकड़ा गया, 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। बंगाल के बीरभूम में लॉकडाउन तोड़वाने की हरकत, उज्ज्वला अकाउंट में पैसे आने की अफवाह के बाद पोस्ट ऑफिस पर महिलाओं की कतार लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कोरोना टेस्ट का सैंपल लाने चंडीगढ़ जा रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर की बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों सुरक्षित हैं। कोरोना से जंग में राहुल गांधी ने उठाया रणनीति पर सवाल, कहा लॉकडाउन से थोड़े समय के लिए रुकेगा संक्रमण, रैपिड टेस्टिंग की जरूरत है, राज्यों के अधिकार बढ़ाए जाएं। राहुल गांधी को सरकार का जवाब, आईसीएमआर ने कहा टेस्ट कम नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे में मिल रहा है 1 पॉजिटिव, किट्स की भी कोई कमी नहीं। कोरोना के संक्रमण का होम डिलीवरी मॉडल, जिसने दिल्ली से लेकर देश के हर बड़े शहर तक घर घर में दहशत फैला दी है। हाथ बिना दस्ते बैठे हैं, ऐसे खा रहे सब जो एक साथ बैठेंगे तो जब यही हाल होएगा। बहुत सारे इफेक्टेड होंगे। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉयज थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है, 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। दूसरा मॉडल पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल, जो इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तीसरा मॉडल कोरोना काल का मौलाना मॉडल, जिसकी वजह से महामारी का खतरा देश के कोने कोने तक फैल चुका है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है राज सहारा हिंदी का, तो उसी के हिस्से बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं, उसी के वजह से तो हम 20 लोगों को जवाब के 10-15 घंटों दाएं करवाए। कोरोना काल के तीनों ही मॉडल बेहद खतरनाक है। आज देशहित में हम देश के लिए इन तीनों खतरनाक मॉडल के बारे में आपको हर जानकारी देंगे, ताकि आप इन खतरों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना संक्रमण पर विजय हासिल करें। कोरोना संक्रमण के 3 खतरनाक मॉडल से सावधान। आज देशहित में सबसे पहले कोरोना काल के उन 3 खतरनाक मॉडल की बात करते हैं जिससे आपको बचना है, सावधान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देशहित में, क्योंकि सवाल देशहित का है, आपके हित का सवाल है। तो कोरोना काल के ये 3 खतरनाक मॉडल के बारे में अब हम आपको एक एक करके विस्तार से बता दें। देखिए, सबसे पहले बात कोरोना के होम डिलीवरी मॉडल की। जी हाँ, कोरोना की होम डिलीवरी।
अगर आप भी कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है और इस खबर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। लेकिन ये जो 3 मॉडल हमने आपको बताए, एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। आप भी अगर ऑनलाइन डिलीवरी से खाना ऑर्डर करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना, ये जानना जरूरी। ये घटना दिल्ली के दरअसल मालवीय नगर की है, जहां ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी की सुविधा देने वाली एक कंपनी बॉक्स 8 के एक डिलीवरी पार्टनर ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों में खाने की होम डिलीवरी की थी। जिस लड़के ने होम डिलीवरी की थी वो कोरोना पॉजिटिव निकला है और अब होम डिलीवरी पाने वाले उन 72 परिवारों की जिंदगी इसी के चलते खतरे में आ गई है। ऑनलाइन डिलीवरी से 72 परिवार इस वक्त खतरे में। कहीं आपके आसपास कोरोना की होम डिलीवरी तो नहीं हो रही है? यह खबर देश के हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो कोरोना काल में भी ऑनलाइन डिलीवरी को प्राथमिकता देते आ रहे हैं। साउथ दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने से आज 72 परिवार खतरे में हैं। और वो 17 लोग भी जो उस डिलीवरी बॉय के साथ मालवीय नगर के एक पिज्जा आउटलेट में काम करते थे। डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में हौस खास और मालवीय नगर के 72 घरों में जाकर पिज्जा की डिलीवरी की थी। अब उन 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। उसके साथ काम करने वाले 14 साथियों को भी क्वारंटीन में भेज दिया गया है। एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को पिछले 1 महीने से खांसी और बुखार था। 23 मार्च को उसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। अब पुलिस भी जांच कर रही है, पता कर रही है। मालवीय नगर और हौज खास ये 2 इलाके हैं जहां पर के जो लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। हैरानी की बात तो ये है कि कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद भी डिलीवरी बॉय लोगों को घरों में पिज्जा पहुंचाता रहा। वी आर वॉचिंग एंड वी आर फर्दर ऑब्जर्विंग कि कैसे इनको अगर कुछ और इसमें हमें अपडेट मिलती है हमारे पास और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय ना तो मास्क पहनते थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। वो हैं ये जो कि जब भी देखता था ये चिपक के बैठते थे, ना हाथ में कोई दस्ताना होते थे, ना मुंह पे कोई मास्क होता था। अपनी गलतियों से ही सारे ही हुए हैं। यानी होम डिलीवरी के इस मामले में कदम कदम पर लापरवाही बरती गई और फूड आउटलेट पर भरोसा कर पिज्जा ऑर्डर करने वाले परिवारों की जान खतरे में आ गई। दिल्ली से वरुण भसीन और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब कुछ महीने पिज्जा नहीं खाएंगे तो जान थोड़ी ना चली जाएगी, लेकिन आप पिज्जा खाने से जरूर जा सकती है। अब खतरा है। देखिए, देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन खाना या सब्जी या फलों की ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत सरकार ने दे रखी है। लेकिन कोरोना काल में ये ऑनलाइन डिलीवरी संबंधित दुकानों या फिर कंपनियों की वजह से बड़ा खतरा है और इसीलिए इस वक्त होम डिलीवरी वाले संक्रमण से आप जितनी दूरी बना ले, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए उतना ही अच्छा होगा। देखिए, लेकिन अगर फिर भी आप ऑनलाइन डिलीवरी चाहते हैं तो 7 बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देश हित में इसको नोट कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मंगवा रहे हैं या फिर डिलीवरी आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, देखिए पहली चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैश की जगह डिजिटल पेमेंट करें। इससे आप एक दूसरे नोट्स एक्सचेंज नहीं करेंगे। डिजिटल पेमेंट करेंगे तो आप बचेंगे। दूसरी बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, डिलीवरी बॉय जो भी सामान डिलीवर करने आता है, खाना डिलीवर करने आता है, कम से कम उससे 6 फीट की दूरी बनाकर रहें। ये एक सेफ डिस्टेंस है। सोसाइटी या घर के बाहर सामान रखने को कहें। इसके अलावा डिलीवरी पैकेट को आप सैनिटाइज करें। किसी भी पैकेट में सामान आता है तो उसको तुरंत ना उठा लें, उसको आप सैनिटाइज करें, डेटॉल का इस्तेमाल करें, उसको सैनिटाइज करें, फिर आप उसको उठाएं। अगर आप ऑनलाइन खाने का सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो खाने का पैकेट है वहां पर, अच्छे से आपको खाने को गर्म करना है, उसी के बाद आपको खाना है। इसी के साथ खाने के पैकेट या फिर बॉक्स को घर में नहीं रखना है, घर से बाहर रखना है। पहले तो सैनिटाइज करना है और बॉक्स को घर के बाहर ही रहने देना है। फल या सब्जियां हैं तो उसे अच्छे से धोकर रखें। मतलब ये सारी चीजें करें तो ही आप होम डिलीवरी करवाएं, वरना जरूरत ही क्या है, ये भी तो बात है ना भाई।
अगर किसी होम डिलीवरी बॉय में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं, अगर वो कोरोना संक्रमित है, तो समझिए इस चीज को, इससे और कितने घरों तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है, कितना बड़ा खतरा है। जी हाँ, कितने परिवार और संक्रमित हो सकते हैं। इस संक्रमण का गणित 1 से 11 नहीं है, असंख्य तक हो सकता है। मान लीजिए अगर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति रोजाना 5 या फिर 10 लोगों तक खाने का सामान पहुंचाता है, तो आप समझिए क्या हो सकता है। अगर एक आदमी 5 या 10 घरों तक सामान पहुंचाता है, अमन, तो क्या हो सकता है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कहां तक फैलेगा और कितने लोगों में फैलेगा। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे लोगों को भी छूट दी है। 20 अप्रैल लॉकडाउन 2.0 में 20 अप्रैल के बाद ये छूट दी गई है। यानी कि अब आप अपने घरों में इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर को बुला सकते हैं, संबंधित काम उससे करवा सकते हैं। सामाजिक दूरी का पालन करना है आपको, ये बहुत जरूरी है। अगर ये काम चालू होंगे, लोग आपके घर आएंगे जरूरी सेवाओं के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं ना कि नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। 1 से 11, 11 से 111, मतलब 72 घरों के परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन वो भी तो आगे कितने से मिले होंगे। ये मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स। अगर कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव किसी के संपर्क में आएगा, वो आगे किसी के आएगा, वो आगे किसी के आएगा। तो डिलीवरी बॉय अगर 72 के संपर्क में है, 72 परिवारों के, अब वो आगे किस किस संपर्क में है, पूरी चेन होती है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे कुछ समय पहले ट्वीट किया था, ये बताया था कि किस तरीके से संक्रमण फैलता है, ये संक्रमण की चेन आगे कैसे बढ़ती है। इस संक्रमण की चेन को अगर आपको रोकना है तो आपको क्या सावधानी बरतनी। देखिए, आपने होम डिलीवरी मॉडल देख लिया। 3 मॉडल्स है आज देश हित में आपको वार्न करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। दूसरा मॉडल है पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर में आपने पत्थरबाजी होते देखी थी ना, 370 हटाने से पहले धारा। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर किस तरह से मुरादाबाद में पत्थरबाजी से बचते हुए पुलिस वाले एक शेड का सहारा ले रहे हैं। मतलब अगर हम जगह ना आपको बताएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कश्मीर है या मुरादाबाद। यहाँ ठीक इसी तरीके से इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक डॉक्टरों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए, डॉक्टरों के साथ इस तरीके का बर्ताव, पत्थरबाजों की जमात कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों पर हमला कर रही है, उन पर पत्थर फेंक रही है। देखिए, मुरादाबाद में कल डॉक्टर्स की टीम पर कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से हमला किया। 2000 के करीब लोगों ने पत्थर फेंके। इस हमले में डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल जख्मी हो गए थे। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल ने मुरादाबाद में पत्थरबाजी के कश्मीर मॉडल या फिर कहें कि सुनियोजित साजिश का एक बड़ा खुलासा किया। आपको कहीं से लगा ये प्लान्ड था? मतलब घात लगाकर ये लोग इकट्ठा थे, प्लान्ड था कि अटैक करना है? हम जो 3 संदिग्ध थाना क्षेत्र हैं, हम वहाँ जा रहे हैं लगातार और लोगों को ला रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं हम कौन लोग ला रहे हैं। जो लोग जमातियों के संपर्क में रहे हैं, हम लोग उन लोगों को ला रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ अचानक कि छतों पे महिलाएं इस धूप में बैठी हुई थी, हर छत पे महिला थी और नीचे भीड़ इतनी इकट्ठी होने लगी कि लगभग आधे घंटे के अंदर भीड़, मुझे लग रहा है कि अनियंत्रित भीड़ दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग पहले से इस तैयारी में ज़रूर थे कि अगर पुलिस टीम यहाँ आती है तो हम जो है उनके साथ अपना बदला लें या उनको पर उनका हत्या करें या जो भी कुछ मैं कहूँ आप उसे कह सकते हैं। क्योंकि सरताज की पत्नी और एक बड़े बेटे को हम पहले दिन ले आए थे, तो उनको ये था कि शायद सरताज के 2 बेटे और जाएंगे। तो इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्लानिंग तो होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पर छत की पर इतनी पत्थर रखा हो और महिलाएं ऊपर इतने तादाद में मौजूद हो? ये तो संभव नहीं हो सकता अगर पहले से आपने सोच विचार न किया हो तो। ठीक होंगे आप, जल्द स्वस्थ होंगे, पूरे देश की दुआएं आपके साथ। फिर से जाएंगे क्या इस जगह पर इन लोगों का इलाज करने आप, अगर कहा गया आपको? देखिए, देश इस समय इससे नहीं जूझ रहा। देश इस समय कोरोना से जूझ रहा है। शायद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसी नज़ीर है जहां पर हमारे मनोबल से संख्या काफ़ी कम है। लेकिन अगर, और वो भी संख्या मुझे शायद कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि किस खास जो जमाती थे उन्हीं के कारण ही संख्या इतनी खराब हुई, नहीं तो शायद इतनी अच्छी ढंग की संख्या होती। अगर इसके बावजूद भी ये नहीं समझना चाह रहे या स्वास्थ्य पर या डॉक्टर्स या उनके स्टाफ को जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक धक्का तो जरूर है। लेकिन चूंकि जो एक बड़ी महामारी हमारे सिर पर खड़ी है, हमें उससे भी कहीं ना कहीं लड़ना तो है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैंने अपने भाई, मेरे मित्र,
मेरी संगी साथी महिलाएं, डॉक्टर महिलाएं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं कि वो कल से नहीं गए आज, क्योंकि निश्चित रूप से सबका मनोबल बहुत टूट गया जी। रात जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने निवेदन यही किया था कि आप थाने पर उन लोगों को बुलाइए जो संदिग्ध हैं या जिनको हम फर्स्ट कांटेक्ट कहते हैं, जिनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है, हम थाने में उनका स्क्रीनिंग कर लेंगे सारी जी। और जो हमें लगता है हम उससे शिफ्ट कर देंगे, बाकी रेस्ट हम सैंपल घर से भी ले सकते हैं, क्योंकि करना तो हम ही लोगों को है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर करना बहुत मुश्किल काम होगा। ये भी मतलब सोचिए, डॉक्टर्स का मनोबल टूटा तो देश का मनोबल टूटेगा। डॉक्टर्स पर खतरा, देश पर खतरा, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स ही देवदूत हैं, डॉक्टर्स ही हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी, आपकी, हम सबकी जिंदगियां बचा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। कोरोना के 2 मॉडल हमने आपको अभी दिखा दिए, अब देखिए महामारी का मौलाना मॉडल क्या है। जी न्यूज का ऑपरेशन वायरस। जी हां, जी न्यूज ने आज जमातियों के मरकज से बाहर निकाले जाने पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मौलाना गुलाम सरवर नाम के एक मौलाना ने जी न्यूज पर दावा किया, जी न्यूज पर कबूला, स्टिंग ऑपरेशन में कबूला कि उसने लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन के आसपास से, ध्यान से सुनिएगा, निजामुद्दीन के आसपास से मौलाना सरवर ने 15 जमातियों को खुद निकाला। ये वो जमाती थे जिन पर कोरोना संक्रमण होने का शक है, उन्हें बाहर निकाला। बिहार में कैसे कैसे आ गई बताइए। अरे मत पूछिए, बिहार से आने में तो मायके से आ गए क्या? नहीं, डॉक्टर साहब निकाल दिए, इमरजेंसी टीम में निकल गए। हमारे पास है, कर्फ्यू काम बना ही है। कैसे बना? वो तो मीडिया के इससे बना है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है, राज सहारा, अच्छा, हिंदी का, तो उसी के हिस्से बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं, उसी के वजह से तो हम 20 लोगों को दिल्ली जमात के 10-15 ग्रुपों का करवा देते हैं। जैसे पता चला फला मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा, बैग लेके बैठे और चलो लेके हम पहुंच गए हमारे पास। ठीक है, तो कम से कम 15। मौलाना गुलाम सरवर ने दावा किया है कि निजामुद्दीन मरकज से बाहर निकलकर मस्जिदों में कई जमाती छिपे, जिनके लिए इंतजाम भी इसी मौलाना सरवर ने किया। निजामुद्दीन के अलावा छापामारी शुरू हो गई जो मस्जिदों में और भी तो ठहरे थे ना, तमाम मस्जिदों में ठहरे थे ना, सीमापुरी में थे, तमाम, तो जहाँ हमारे लोग जानकार थे, जैसे आप हमको जानते हैं और आपको पता है कि हाफिज साहब पास है, उसने हमको फोन किया। आज रात आखिरी में निजामुद्दीन गेस्ट हाउस से एक बंदे को उठा लिया और चारों तरफ फौज हम उठा लिया। हाँ, जब पंगा हुआ था ना जिस टाइम, तो वो किसी तरह से गेस्ट हाउस में घुस गया था और वहाँ 1000 रुपए के डेली पर वो रूम बुक कर दिया। गेस्ट हाउस वाला से मुसलमान तो वहाँ पे है ही, वो एडजस्ट करके रख रहा था। अब इसका पैसा खत्म हो गया, 1000 रुपया रोज पे, तो लालच में भी रख लिया और थोड़ा ईमान का भी, दोनों। हो सकता है ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर आपको गुस्सा आएगा, आपको खुन्नस भी आएगी कि आपकी मेहनत, आपके संकल्प, आपके किए धरे पर पानी फेरने वाले ये कुछ लोग हैं जिसकी वजह से 21 दिनों के लॉकडाउन में जो हमारी मेहनत है उस पर ये बट्टा लगाने का काम करते हैं। मौलाना सरवर ने भारी सिक्योरिटी के बीच जमातियों के बाहर निकालने को हिम्मत वाला काम बताकर अपनी ही पीठ थपथपाई है। उसने ये भी बताया कि तमिलनाडु के एक जमाती को उसने बाइक पर बिठाकर फर्जी मीडिया पास के सहारे बाहर निकाला। एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग, आप निजामुद्दीन मेरे साथ चलिएगा, कसम खुदा के कहाँ आप जाइएगा। हिंदू मुस्लिम दंगे में भी वैसा कर्फ्यू नहीं होता जिस तरह से सील किया, हर चौराहे पे पारामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया, हर नुक्कड़ पे। लेकिन हिम्मत से काम होता है सर। मेरे को मौलाना शादाब कासिम एक है, वहीं कोई दुआ तावीज़ वगैरह करते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन है वो बाय नेचर हम लोग के हैं। ठीक है, रोजगार अपना दुआ तावीज़ मिलेगा। तो उन्होंने हमको कहा काफी साहब इस बंदे के पास पैसा खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का, और आलिम भी है, देवबंद से फारिग भी है, तमिलनाडु का, और जमात में आता और ऐसे ऐसे ये घुसपैठ करके चला आया था इधर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज एक वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो मुंबई के गोवंडी का है, जो कि एक हॉट स्पॉट है जहां पर 100 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 300 लोगों को यहीं पर क्वारंटीन भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद वीडियो आप देखिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में घूम रहे हैं, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं। इन लोगों को लगता है कोरोना इनका थोड़ी ना कोई बिगाड़ सकता है। ये लोग तो कोरोना पर जीत हासिल कर चुके हैं। कौन सी भाषा में ये लोग समझेंगे, कब कैसे समझेंगे, ये समझना समझ से परे है।
आप देख रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई प्रशासन, अथॉरिटी आपसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। कहीं कहीं मार्केट जाकर जरूरी सामान खरीदने की छूट मिलती है तो उस वक्त लोग भूल जाते हैं कि इस समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, वरना यह संक्रमण की चेन हम तोड़ नहीं पाएंगे। और आपको बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है वो कोरोना से जंग को बेहतर तरीके से लड़ रहा है, ये जरा आपको समझाते हैं। देखिए, हर 10 लाख की आबादी पर कहां कितने संक्रमित हैं? दुनिया में 267, भारत में 6 केस हैं। हर 10 लाख की आबादी की हम बात कर रहे हैं। और ये भी अगर हम देखें तो आंकड़े किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। हर 10 लाख की आबादी पर भारत में है 6 केस, दुनिया में है 267 केस। अलग अलग देशों पर नजर डालते हैं कैसे अलग अलग देशों में हर 10 लाख की आबादी पर केस मिल रहे हैं। शुरुआत अमेरिका से करते हैं। देखिए, अमेरिका में हर 10 लाख की आबादी पर 1946 केसेस हैं। स्पेन में और बुरा हाल है, 3864 है। इटली में 2732। हर 10 लाख की आबादी पर फ्रांस में 2265, जर्मनी में 1608 और इंग्लैंड में 1451 केसेस हैं। आपको बता दें, जी न्यूज ने आज एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी सुनिए और समझिए कि देश के लिए कैसे मामलों में कुछ कमी आना एक शुभ संकेत है। 2 दिन से हम देखें तो 24 घंटे में हालांकि केसेस थोड़े से कम आए हैं। जितने पहले यूजुअली 1200-1100 आ रहे थे, हम 900 के करीब केस आए हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी आगे बढ़ रही है। इज इट अ गुड साइन सर? हम क्या ठीक दिशा में जा रहे हैं? इट इज़ अ गुड साइन। अगर हम देखें हमारी जो हम कहते हैं कि केसेस डबल कितने जल्दी हो रहे हैं, वो इतने रैपिडली डबल नहीं हो रहे। अगर हम पूरे कंट्री के आंकड़े देखें, कुछ हॉटस्पॉट्स में डबलिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उन एरियाज़ में बहुत एग्रेसिवली हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। पर ओवरऑल जो प्रोग्रेशन है ओवर द लास्ट 2 वीक्स में या पिछले हफ्ते की बात करें तो केसेस की जो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो रैपिडिटी ऑफ राइज वो इतना रैपिड नहीं है जैसे यूएस में या इटली में या स्पेन में देखा गया था। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि 3 तक तो हम लॉकडाउन में हैं। यहां से क्योंकि आगे जो है बहुत सी और भी चीजें देखनी है। कोरोना को हम कंट्रोल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, जैसे कि टेस्टिंग भी आगे बढ़ रही है। यहां से आप क्या कहना चाहते हैं सर? यहां से व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो ये तो अगले कुछ दिन से डेटा से पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। अगर केसेस कम होते हैं या इम्प्रूवमेंट होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि कहीं पे लॉकडाउन हम उठा सकते हैं या नहीं, या ग्रेडेड लॉकडाउन उठ सकता है या नहीं। पर ये पूरा जो डिसीजन है वो मेरे को लगता है 20 या 25 के आसपास ही हो पाएगा, कि जब तक ये पता चलेगा कि अब जो ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन हुआ है उससे कितना असर पड़ा है, केसेस स्टेबलाइज हुए हैं, कम होने लगे हैं, और हर एक स्टेट में या हर एक एरिया में कैसे केसेस बिहेव कर रहे हैं। अगर कुछ स्टेट्स में केसेस बहुत कम हो जाते हैं जैसे केरल में हो रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, और वहाँ पे फिर हम और देश हित में हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको देशव्यापी तस्वीर हम हर मुद्दे पर दिखाएं। इसीलिए इस कोरोना काल में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हर खबर और हर हलचल से अपडेट देंगे। देखिए, और हम आज से कोरोना पर इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली से, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनाज गोदामों से देश भर में अनाज पहुंचाया जाता है। इस संकट काल में FCI से कैसे अनाज जो है पहुंचाया जा रहा है देश भर में, देखिए। कोरोना पर इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। मिशन अन्नपूर्णा पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना काल में ये आपको जमीनी हालात दिखाने वाली रिपोर्ट है। देखिए देश के अलग अलग राज्यों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है अनाज। इसे आप लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार का मिशन अन्नपूर्णा भी कह सकते हैं। दरअसल इस लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से अनाज की कमी देश में ना आए, उसके लिए ये वॉरियर्स भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कैसे FCI के दिल्ली के इस गोदाम से ट्रकों पर लोड किया जा रहा है अनाज, जिसमें गेहूं है और कुछ जगह पर चावल भी है, और इन ट्रकों के माध्यम से अनाज को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। जी न्यूज FCI के अनाज गोदाम में पहुंचा, जहां आप इन कोरोना वॉरियर्स को देख सकते हैं जो इंसानियत और मानवता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं ताकि देश का कोई गरीब भूखा न रहे।
या अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे और आपके लिए अनाज की ढुलाई कर रहे हैं। अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों की खुशी के लिए ये पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। 24 आवर है ना काम करने को तैयार है और कर भी रहे हैं, ताकि है ना जितने भी है ना हमारे देश में नागरिक हैं सबको है ना अनाज पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो और किसी को है ना कोई परेशानी ना हो। लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक देश भर में लगभग 33 लाख मीट्रिक टन अनाज की सप्लाई एफसीआई के जरिए की गई। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रक, मालगाड़ी और अन्य साधनों के प्रयोग से गेहूं, चावल जैसे आवश्यक अनाजों की सप्लाई की जा रही है। इस गोदाम में अनाज की क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। महिला कर्मचारी इस ड्यूटी में लगी हैं ताकि मिलावटी अनाज लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। हम लगे हैं इस कोशिश में, ये तत्परता है हमारी और पूरे जी जान से लगे हैं कि एक भी आदमी, एक भी भारतीय खाली पेट नहीं सोना चाहिए। देश भर में एफसीआई के लगभग 20,000 कर्मचारी इन दिनों देश के वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो पूरे देश में अनाज पहुंचा रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी है कि संक्रमण की जो चेन है उसको किस तरह से तोड़ा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ये बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हर मौके पर, हर बार समझाने की कोशिश करते रहे और लगातार समझा भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें यही बात आसान शब्दों में गांव के बच्चे भी आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा, तीसरा, चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा, तीसरा, चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। मतलब आप देखिए, बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे। बच्चों को समझ में आ रहा है लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है। वैसे देश में पहली बार कोरोना वायरस के मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके, ठीक हो चुके व्यक्ति के ब्लड की एंटीबॉडी का इस्तेमाल इस इलाज में किया जाता है। आपको जरा समझाते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी और क्या होती है और कैसे कोरोना वायरस से पीड़ित के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,000 रुपये से इसमें 12,000 तक का खर्चा हो सकता है। सरकारी अस्पताल में ये खर्च संभवतः थोड़ा कम होगा। देश में पहली बार कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना वायरस का इलाज। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में 50 साल के कोरोना पीड़ित के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक रिकवरी जरूर हुई है। वैसे तो इस बीमारी में कोई बहुत ज़्यादा दवाइयां हैं नहीं जिसको हम कह सकें कोई स्पेसिफिक दवाई है जो इस बीमारी में काम करती है। तो इसमें जो कुछ बेसिक दवाइयां हैं वो यूज़ की जाती हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के लेवल में आती हैं जो दवाइयां यूज़ की जा रही हैं।
अब आप ये समझिए कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। अभी ये अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो फिर लोगों के चांसेस बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं साफ कर दूं कि केवल ट्रायल स्टेज पे है और ये सफल होगा कि नहीं होगा ये अगले हमें 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स जब ट्रायल करके देखेंगे तो पता चलेगा। प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए ये जरूरी होता है कि कोई ऐसा मरीज मिले जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुका हो और 14 दिन बीत चुके हों। प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे मुश्किल काम डोनर का इंतजाम करना होता है। इस मामले में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले परिवार ने अपने बेटे के लिए एक डोनर का इंतजाम किया। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर का बड़ा अभी रिजिड क्राइटेरिया है। तो जो मरीज खुद कोविड से पीड़ित था और अब वो रिकवर हो चुका है, रिकवरी का मतलब उसके 2 टेस्ट कोविड के जो पीसीआर के टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव होने चाहिए, उसके 2 हफ्ते के बाद ही वो डोनर बन सकते हैं। अस्पताल को उम्मीद है कि आईसीएमआर भी प्लाज्मा थेरेपी पर होने वाली स्टडी में इस अस्पताल के ट्रीटमेंट को शामिल करेंगे। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं कोरोना को हराने के लिए और इसी कड़ी में प्लाज्मा थेरेपी का भी ट्रायल किया जा रहा है।